हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अनसाल पेपर लेकर यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यह अनसाल पेपर आपका यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2026 के लिए है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं 2019 से लेकर 2025 तक के सभी प्रश्नों का संकलन है। और यह जो अनसाल पेपर है आपका गणित का है, कक्षा 10 का। ठीक है, अब इसमें जो प्रश्न लिए गए हैं बच्चों, एनसीईआरटी पर पूरी तरह से आधारित है। और यह माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा आपके 2026 परीक्षा के लिए जारी किया गया है। अगर इसके केवल 3 साल के पेपर को आप कर लेते हैं बच्चों, तो निश्चित ही रूप से आप बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क्स आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब कौन कौन से ईयर का पेपर आपको करना है? आपको 2023, 2024 और 2025 इन 3 सालों का पेपर आपको करना है। देखिए बच्चों, आपको पेपर करने से फायदा क्या होता है कि मैथ में आपकी स्पीड बन जाती है, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा वह आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो 2026 का जो पेपर होगा वह कठिन आएगा कि आसान आएगा, इन सारे पॉइंटों की आपको पहले से ही जानकारी हो जाती है। और प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से अधिक नंबर का पूछता है, कौन से चैप्टर से कम नंबर का पूछता है, पूरी जानकारी आपको पहले ही हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग यहाँ पे हल करने वाले हैं सेट नंबर 7। ठीक है, सेट नंबर 7। इस वीडियो से पहले पीछे के जितने भी सेट हैं 2025 के, उन सभी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम लोग सेट 7 2025 के पेपर को देखने वाले हैं, जिसका पेपर कोड 822 CB। अगर आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का अनसाल पेपर है तो आपको इस कोड नंबर से ढूंढना है, तो आपको यह पेपर मिल जाएगा। आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को समझते हैं बच्चों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 आपका है, दो संख्याओं A और B का HCF 5 है, उनका LCM 200 है, तब A और B का गुणनफल है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करके और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके लिए पूरी तैयारी हमने किया हुआ है। अब यहाँ पे प्रश्नों को हल करके देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, यहाँ पे 2 संख्याएं आपकी A और B हैं। ठीक है, जिनका आपको गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, आपका फार्मूला होता है, आपका जो सूत्र होता है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, अगर वह संख्याएं A और B हैं, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। तो HCF का मान है 5 और LCM का मान है 200। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यह क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 दूनी 10 और यह 2 0, तो यह आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 1000 आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर B में आया हुआ है, तो यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, संख्या 4√3 है। ठीक है, ऑप्शन है पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 4√3 बच्चों, यह आपकी एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, आइए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि यह कैसे आपकी अपरिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या को कैसे आप पहचानेंगे यह मैं बताता हूँ। देखिए, जो भी संख्याएं रूट में होती हैं बच्चों, और वह अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वह अपरिमेय होती है। यानी यहाँ पे √3 आपकी अपरिमेय संख्या और उसके साथ परिमेय संख्या उसके गुणांक में है। तो अगर किसी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या या तो जोड़ी जाए, घटाई जाए, या उसके गुणा में हो और वह पूर्ण वर्ग न हो, तब वह हमेशा अपरिमेय ही होती है। यानी यह जो संख्या है वह क्या है? अपरिमेय। क्या है बच्चों? अपरिमेय है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट है वह आपको ट्रिक कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि यदि 20, 25 का LCM 100 है तो HCF का मान है। ठीक है, यह बिल्कुल प्रश्न नंबर 1 की तरह का है। देखिए HCF का मान आपसे पूछा हुआ है, यह 2 संख्याएं हैं। ठीक है ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है। तो इसके लिए देखिए बच्चों, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है आपका HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यानी पहली संख्या 20, ठीक है ना, किसी को पहली दूसरी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में LCM, यानी LCM का मान 100। ठीक है, अगर LCM पूछता और HCF का मान दिया रहता तब HCF बटे में हो जाता। ठीक है ना, यहाँ से देखिए कट कर देते हैं तो 20 एकम 20 और 20 पचे 100। ठीक है, 5 से 25 कट हो जाएगा, 5 पचे 25, यानी HCF जो आया बच्चों आपका 5 आया। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 5 आया हुआ है, वह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर D में आपका 5 आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, यदि 1/(x² + 6 = 1/10 तो x का मान होगा। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं।
और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। चारों ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए चौथे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा गुणा, ऐसे और ऐसे गुणा करेंगे। तो एक का गुणा अगर इन दोनों में होगा तो वही आएगा, यानी यह आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 10। ठीक है, आई होप कि मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। यहाँ से 6 का पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6। 10 में से 6 जाएगा तो यह आपका आ जाएगा 4। ठीक है ना। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, यानी यह जब x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर लग जाएगा रूट, और यह 4 जो है आपका किसका वर्गमूल है, 2 का। ठीक है, यानी 4 का वर्गमूल 2 होगा, यह कहने का मतलब है। ठीक है, यह 2 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल 2 होगा, और यहाँ पे जब वर्गमूल लेंगे रूट को हटाएंगे तो प्लस माइनस लग जाता है। ठीक है, तो प्लस माइनस 2। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है, तो यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 5, यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो सी का मान होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं बच्चों, और सी का मान यहाँ पे ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण दिया गया है और कह रहा है कि मूल बराबर हैं। तो देखिए मूल बराबर होने के लिए कंडीशन क्या होती है बच्चों, उस कंडीशन को समझना जरूरी है। मूल बराबर होने के लिए जो कंडीशन होती है वह होती है आपकी यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे b और a और c की वैल्यू कहाँ से आएगी। तो देखिए यह जो समीकरण दिया गया है इसकी तुलना हम लोग करेंगे जो मानक द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से। तो देखिए ए के स्थान पे यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ए बराबर हमें मिल गया 2, बी बराबर क्या मिला, बी बराबर मिल गया माइनस में 8, और सी बराबर सी ही है। ठीक है ना, सी के स्थान पे सी ही है, तो यह सी ही लिख लेते हैं। ठीक है, सी बराबर सी, या सी ही लिख लिए। अब यहाँ पे सभी मानों को रख देंगे और इसी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बी का मान है -8, तो -8 का करेंगे स्क्वायर माइनस 4a, ए का मान है 2 और c का मान c ही है बराबर 0। 8 का स्क्वायर 64 और यह माइनस प्लस में बदल जाएगा, यानी यह हो जाएगा 64 माइनस 4 दूनी 8 c बराबर 0। इसका पक्षांतर कर देते हैं तो देखिए 8c बराबर 64, यह माइनस में है, यह भी उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, यानी c बराबर क्या हो जाएगा, 8 को जब इधर भेजेंगे तो वह बटे में जाएगा, और 8 का 64 में 8 से भाग देंगे तो 8 8 जा 64, 8 64 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो c की वैल्यू जो आई आपकी बच्चों वह 8 आ गई, और यही मान आपको ज्ञात करना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका 8 आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपका 8 आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का 1/2 है तो a का मान होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, शून्यक का मतलब क्या होता है बच्चों। अगर इस बहुपद के लिए यह शून्यक है अर्थात यह आपका यक्ष का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है, यक्ष का मान। अब यही यक्ष का मान हम लोग इस बहुपद में रख देंगे, जहाँ जहाँ यक्ष है वहाँ 2 रख देंगे। चलिए रखते हैं, यक्ष स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 और यक्ष के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, तो 3 और यक्ष की वैल्यू 2 तो 2 प्लस 5a। ठीक है, अब आपको करना क्या है, प्रश्न में क्या बोला हुआ है, a का मान ज्ञात करना है, तो अब इसी को हल करना है। देखिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यह शून्यक है तो इसके बराबर में 0 लिख लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 5a बराबर 0। 6 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 होगा और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी -2 प्लस 5a बराबर 0। 2 का पक्षांतर कर देते हैं तो जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी 5a बराबर 2, और a बराबर क्या हो जाएगा, इस 5 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में चला जाएगा, यानी 2/5। ठीक है, यह आपका a का मान आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2/5। देखते हैं कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका आया हुआ है बच्चों, तो यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी प्लस 6 के शून्यक हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका गुणनखंड करना होगा। क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। तो चलिए यहाँ पे गुणनखंड करते हैं।
देखिए 6 का आपको ऐसा खंड करना है कि यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर 5 के बराबर हो और गुणा करने पर 6 के बराबर हो। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 और 2 5 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 एक्स और प्लस 6। यहाँ से माइनस सहित यक्स का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स माइनस 2 यक्स प्लस 6। ठीक है, अब इन दोनों में एक साथ कॉमन और इन दोनों में एक साथ कॉमन, तो यहाँ से यक्स आपका कॉमन मिल रहा है तो यक्स माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे और 2 कॉमन मिल रहा है तो यक्स माइनस 3 हो जाएगा। दोनों में आप देख रहे हैं कि यक्स माइनस 3 फिर कॉमन मिल रहा है तो एक्स माइनस 3, और यहाँ से आपका क्या बचा, यहाँ से बचा यक्स और यहाँ से -2, तो यह हो जाएगा आपका एक्स माइनस 2। ठीक है, एक्स माइनस 2। ठीक है, यह आपका बचा। अब यहाँ से देखिए कि हमें शून्य ज्ञात करना है तो हम क्रमशः जो है इसको 0 के बराबर कर देंगे, यानी x बराबर एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर कर देंगे तो 3। दूसरा आपका क्या है कि x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, यानी x के 2 मान आए, कौन कौन से, 2,3 या 3,2, जो भी लिखा होगा उसके हिसाब से वह सही होगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यक्स का मान जो आया 2,3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि बच्चों यहाँ तक के प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है, बिंदु -5,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए नए पेज से इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 8 को हल करने के लिए देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे बोला हुआ है कि यह किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो देखिए बच्चों यहाँ पे 2 लाइनें, चतुर्थांश आपका ऐसे बनता है, यह जो लाइन होती है यह एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, यानी यह यक्स है, यह यक्स डैश है। ठीक है, यह आपका वाई है और यह आपका वाई डैश है। ठीक है, इधर यह जो एरिया होती है ओरिजिन से, ठीक है, यह पॉजिटिव होती है यक्स की, यह निगेटिव होती है, इसमें यह पॉजिटिव होती है और यह निगेटिव होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर 5 और 6, तो आपको यह देखना है कि पहला मान यह यक्स का होता है, दूसरा निर्देशांक जब भी लिखा जाता है बच्चों तो पहला मान यक्स और दूसरा मान वाई होता है। तो अब देखिए कि यहाँ पे यक्स माइनस में किधर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, देखिए माइनस में यहाँ पे 5 मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बस केवल यहाँ पे नंबर को नहीं रिप्रेजेंट करना बता रहा हूँ, बस आपको यह बता रहा हूँ कि माइनस आपका इस साइड है यक्स का, तो यहाँ पे कहीं पे 5 मिलेगा। ठीक है, अच्छा 6 आपको कहाँ मिलेगा, 6 पॉजिटिव में है तो ऊपर की तरफ ही मिलेगा, यानी यहाँ पे कहीं पे 6 भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बराबरी में, तो -5,6 ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है। देखिए प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस होते हैं, आपको चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। जो द्वितीय चतुर्थांश होता है, देखिए अब कैसे प्लस प्लस होंगे, तो इस चतुर्थांश में अगर यक्स का मान क्या है, यक्स की एरिया देखिए पॉजिटिव है और वाई की भी एरिया पॉजिटिव है, तो दोनों प्लस होते हैं। जो द्वितीय चतुर्थांश होता है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यक्स जो है निगेटिव होता है, माइनस होता है, और वाई पॉजिटिव होता है, यानी यह आपका होता है माइनस प्लस। ठीक है, यानी अगर वैल्यू माइनस में है और दूसरी वैल्यू प्लस में है तो वह द्वितीय चतुर्थांश में होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो x की एरिया है वह माइनस में है और y की भी एरिया, यह नीचे की तरफ y नेगेटिव है, तो यह भी माइनस, यानी तृतीय चतुर्थांश में दोनों नेगेटिव। अब चतुर्थ चतुर्थांश में चलिए, तो यहाँ पे देखिए कि यह आपका पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो यह आपका चतुर्थांश का सिंबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे कि यह कौन से चतुर्थांश में होगा, तो आप कहेंगे यह आपका द्वितीय चतुर्थांश में होगा। कौन से चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में यह स्थित है। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में यह क्या है, स्थित है। आई होप कि इस प्रश्न के आंसर को आप समझ गए होंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में यह मैच कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, यदि वृत्त की त्रिज्या ए है तथा इसका एक चाप केंद्र पर कोण थीटा अंतरित करता है तो चाप की लंबाई होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिलहाल यह आपका बिल्कुल फार्मूला ही पूछ दिया है बच्चों। ठीक है, तो देखिए चाप की लंबाई के लिए सूत्र क्या होता है बच्चों, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे प्रश्न में आपसे क्या पूछा हुआ है कि चाप की लंबाई होगी, तो देखिए चाप की लंबाई के लिए सूत्र क्या होता है, पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। तो देखिए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर फार्मूला होता है आपका थीटा बटे में 360 डिग्री और गुणे में 2 पाई आर, जहां पे आर त्रिज्या है, तो आर के स्थान पे, त्रिज्या के स्थान पे यहाँ पे क्या प्रश्न में बोला हुआ है, ए, तो अब इस आर के स्थान पे ए लिख देंगे, यानी यही सूत्र आपका क्या बन जाएगा, थीटा बटे में 360 डिग्री और गुणे में 2 पाई ए। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में यह मैच कर रहा है,
तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे मैच कर रहा है, 2 पाई ए। यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही, ऑप्शन नंबर बी में ही मैच कर रहा है, 2 पाई ए थीटा बटे में 360। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए थीटा बटे में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई ए, तो यह आपका एग्जैक्ट वही है। ठीक है ना, किसी को पहले लिखें किसी को बाद में लिखें, उससे नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण ए बराबर 45 अंश, कोण ई बराबर 56 अंश, तब कोण सी बराबर है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं बच्चों और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे चित्र आप देख रहे होंगे, दोनों चित्रों को, और जिन कोणों का मान दिया हुआ है उन मानों को भी आप देख रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला हुआ है कि ए बी सी और डी ई एफ यह दोनों क्या है, समरूप है। एक बात समझिएगा बच्चों कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अगर यह दोनों समरूप त्रिभुज हैं, हमें फिलहाल कोण सी को ज्ञात करने के लिए बोला हुआ है, तो जो कोण ई होगा वही कोण बी होगा, क्योंकि कोण बी और कोण ई दोनों संगत कोण है। आई होप कि मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। यह दोनों त्रिभुज जब समरूप हैं तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे, यानी यह कोण ई और कोण बी यह दोनों संगत होंगे। अगर यह 56 डिग्री है तो यह भी कोण आपका 56 डिग्री होगा। ठीक है, अब आप जानते हैं बच्चों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। यानी यहाँ से हम कहें कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, यह पूरा क्या होगा, 180 अंश के बराबर होगा। अब यहाँ पे दो कोण हमें ऑलरेडी पता है, ए और बी की वैल्यू पता है। ए की वैल्यू है 45 अंश और बी की वैल्यू है 56 अंश। ठीक है, और हमें कोण सी ज्ञात करना है और यह टोटल 180 अंश के। ठीक है, अब इन दोनों कोणों को ऐड करके हम पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से कोण सी बराबर क्या आ गया, 180 अंश माइनस, यहाँ पे देखिए 6 5 11 के 1 और 5 4 9 और 1 10। ठीक है, 101 आ गया। तो यहाँ से कोण सी बराबर क्या आया, कोण सी बराबर 180 में से 101 जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 79 डिग्री। ठीक है, कोण सी बराबर 79 डिग्री 79 अंश। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है बच्चों यहाँ पे कि यदि cos a बराबर 5 बटे में 13 है तो tan a का मान होगा। ठीक है, tan a का मान होगा। तो यहाँ पे चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 11 और इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे cos a पता है और tan आपको पता है कि जो tan होता है वह sin बटे में cos होता है। तो अगर हमें cos का मान पता चल गया, अगर यहीं से हम sin का मान पता कर लें तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है, साइन ए बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, यह आपका सूत्र होता है। अब यहाँ से मान रख दीजिए, तो मान रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का मान क्या है 5 बटे में 13 और उसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 25 और हर का भी स्क्वायर करेंगे तो हर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, इसका इसमें गुणा हो जाएगा और फिर माइनस 25 हो जाएगा। तो यह आपका आ जाएगा, देखिए आपका 169 माइनस 25 और बटे में 169। अब 169 में से 25 को माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन ए, तो 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो 144 आएगा, बटे में आपका 169 आ गया। अब इसका वर्गमूल ले लेना है, तो 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा और 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। अब tan a क्या होता है, देखिए tan a जो होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए आपको बता देते हैं, tan a होता है sin a बटे में cos a। ठीक है, अब sin और cos दोनों मान हमें पता हो गए हैं, तो दोनों मानों को रख कर और tan a का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको निकाल कर दिखाते हैं, tan a बराबर हो जाएगा sin a का मान है 12 बटे में 13, यह हो गया आपका 12 बटे में 13 और इसके बटे में cos a का मान आया 5 बटे में 13, यहाँ पे 13 से 13 कट जाएगा, क्या आ गया 12 बटे में 5। ठीक है, 12 बटे में 5, यही आपका tan a का मान हो जाएगा 12 बटे में 5। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है 12 बटे में 5, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में आपका आया हुआ है, तो यह आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्नों को आप अच्छी तरह
समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, यदि cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं कि इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे कि थीटा का मान ज्ञात करेंगे बच्चों। ठीक है, और वही थीटा का मान tan में रख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए cos थीटा, ठीक है ना, cos थीटा, यहाँ से आप जानते हैं कि cos थीटा, अब आपको यह देखना है कि cos किसका मान 1 होता है। ठीक है, यानी किसका मान 1 होता है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 के स्थान पर cos 0 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए दोनों का तुलना करेंगे तो cos से cos कट जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 0 डिग्री। tan थीटा का मान आपसे पूछा हुआ है, तो यहाँ से tan थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे 0 डिग्री रख देंगे। और tan 0 का मान क्या होता है, तो tan 0 का मान होता है 0, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपका 0 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है 2 tan 30 अंश बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं बच्चों और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे। ठीक है ना, यानी आपको tan 30 अंश का मान पता होना चाहिए। ठीक है ना, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, आपको त्रिकोणमिति जो सारणी है वो आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। tan 30 अंश का मान आप जानते हैं कि 1/√3 होता है। तो यहाँ पे 2 × 1/√3, ठीक है, बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। तो tan 30 अंश का मान है 1/√3 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से यह हो गया आपका 2/√3, और यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यह जब स्क्वायर होगा तो यह रूट हट जाएगा, यानी 1 + 1/3। ठीक है, अब इसको हल कर लेना है, सरल कर लेना है। तो देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 1 = 4, 4/3 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2/√3, और यह हो जाएगा देखिए 3 × 1 = 3, एलसीएम लेकर आपको हल करना है, समझिएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 4/3। ठीक है ना, ये आपका ऐसे हो जाएगा 4/3। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको और सरल कर लेना है, यानी 2/√3, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी यह 3 आपका ऊपर चला जाएगा और 4 यहाँ बटे में। तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, यानी यह 3/2√3 आया। अब देखते हैं कि क्या यह ऑप्शन आपको मैच कर रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपका तब हर का हम लोग परिमेयकरण करेंगे। ठीक है ना, हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी हर का परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे √3 का अंश और हर में गुणा करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल आंसर तो यही होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अंश और हर में √3 से गुणा कर देना है। तो देखिए जब अंश और हर में गुणा करेंगे तो ऊपर 3 है, √3 का वहाँ भी गुणा कर दिए, और जब नीचे गुणा करेंगे बच्चों, देखिए इसमें जब √3 में √3 का गुणा करेंगे तो यह आपका 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो 2 को भी लिख लेंगे, 3 से 3 कट जाएगा। अब आपका आंसर तैयार हो गया, √3/2। ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले ही ऑप्शन में आपका मिल रहा है √3/2, तो यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो अल्फा का मान होगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए, यहाँ पे बोला हुआ है कि tan अल्फा बराबर sin अल्फा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से tan को तोड़ देंगे साइन और कॉस के रूप में। तो हम tan अल्फा को लिख सकते हैं sin अल्फा बटे में cos अल्फा बराबर sin अल्फा। अब हम क्या करें कि यहाँ पे हम लोग दोनों पक्षों में sin अल्फा से भाग दे दें। ठीक है ना, दोनों पक्षों में sin अल्फा से भाग दे दें। ठीक है, या हम यह कह सकते हैं, चलिए दोनों पक्षों में sin अल्फा से भाग दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए, या ऐसे कह लीजिए कि हम यहाँ पे cos को उधर लेकर जा रहे हैं, sin को इधर भेज रहे हैं, बात एक ही होगी। ठीक है ना, भाग दीजिए या ऐसे लिखिए, बात एक ही होगी, लाइन थोड़ा कम हो जाएगी। sin को जब इधर भेजेंगे बट्टे में आएगा, और cos को उधर लेकर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा sin अल्फा बट्टे में sin अल्फा, या ऐसे हो जाएगा कुछ, sin अल्फा बट्टे में sin अल्फा, और बराबर में हो जाएगा cos अल्फा। तो ये अब लिख लेते हैं cos अल्फा। अब sin अल्फा बटे में sin अल्फा बराबर 1। ठीक है, आपको निकालना क्या है, अल्फा का मान चाहिए। तो देखिए cos अल्फा बराबर 1, cos अल्फा बराबर
1 ये आया है। तो अब देखेंगे कि कॉस किसका मान 1 होता है। अभी आपने ऊपर एक प्रश्न किया है तो आप जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब कॉस से कॉस कट गया, अल्फा बराबर क्या आ गया 0। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया इस प्रश्न का। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका 0 आया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 14 में 0 आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 है बच्चों कि यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न का क्या आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 को यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। त्रिज्या आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले बच्चों आपको हम फार्मूला बताएंगे। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, यह बराबर होता है थीटा बटे में 360 अंश गुणे में पाई आर स्क्वायर, यह आपका सूत्र होता है। और जो आंसर आया हुआ है वह पाई के रूप में आया हुआ है, तो आपको यहाँ पे मान नहीं रखना है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। थीटा का भी मान है और आर का भी मान हमें गिवन है, तो यहाँ से मान रख देते हैं। थीटा का मान है 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री, यह आपका सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा, यह आपका पाई। और आर की वैल्यू है 6, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 6 का 6 में गुणा तो 6 6 जा 36 यानी 6 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सरल कर लेंगे, तो 36 से इसमें भाग देंगे तो यह 10 आ जाएगा, यहाँ 0 से 0 कट गया, यानी आंसर आ गया आपका 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका आया हुआ है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आपका आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16, यदि a सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए एक नए पेज को ले लेते हैं और उसके बाद आपको हल करके दिखाते हैं। तो देखिए कैसे प्रश्न नंबर 16 को हल करेंगे। प्रश्न में बोला हुआ है कि a सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के संलग्न फलकों को, यहाँ पे समझिएगा बच्चों, देखिए आप जानते हैं कि जो घन होता है, ठीक है ना, उसकी सभी भुजाएं यानी आपका लेंथ ब्रेड्थ हाइट सभी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपके सभी बराबर होते हैं। अब यहाँ पे बोला हुआ कि 2 संलग्न फलकों को मिलाकर, तो मिलाने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए यह 2 आपके मिला दिए गए तो इसका भी आपका a है और इसका भी आपका a है, तो आप जानते हैं कि जो लंबाई हो जाएगी वह क्या हो जाएगी a और a। ठीक है ना, 2a हो जाएगा आपका, तो लंबाई आपकी क्या हो जाएगी 2a हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए सूत्र हम लोग लिखेंगे, लंबाई 2a होगी और ब्रेड्थ और हाइट आपका a ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा उसके लिए फार्मूला क्या होगा यह हम लोग समझेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल यह आपका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, यह आपका सूत्र होता है। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे 2 लेंथ आपका क्या हो जाएगा, यल की जो वैल्यू होगी वह 2a हो जाएगी। ठीक है, ब्रेड्थ जो होगा वो आपका a ही रहेगा और एच की वैल्यू भी a ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ की वैल्यू आपकी 2a हो गई, 2a मल्टीप्लाई ब्रेड्थ की वैल्यू है a प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू है a और हाइट की वैल्यू है a प्लस हाइट की वैल्यू है आपकी a और लेंथ की वैल्यू है 2a। अब इसी को हल कर लेना है बच्चों, तो देखिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे देखिए 2a स्क्वायर, ठीक है ना, यह आपका सरल करने पर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस यह आपका a स्क्वायर और यह आपका 2a स्क्वायर, और सरल करते हैं तो 2 और 2 4 1 5, ठीक है ना, 2 और 2 4 1 5, 5 दूनी 10, तो यह आपका हो जाएगा 10a स्क्वायर। ठीक है, 10a स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका 10a स्क्वायर आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। यहाँ पे आप सारणी देख रहे हैं, अब सारणी का माध्य निकालते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आंसर आता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, प्रश्न नंबर 17 को, और देखते हैं कि इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे आप वर्ग अंतराल और बारंबारता यह देख रहे हैं। यहाँ पे मध्य पद क्या होता है, कैसे निकालते हैं, यह हम लोग समझेंगे। मध्य पद के लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो 0 और 10 को ऐड करेंगे 10 होगा, 2 से भाग देंगे तो 2 5 10, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 20 और 10 को ऐड करेंगे 30 होगा, 30 में 2 से भाग देंगे 15 आ जाएगा।
ठीक है ना। 30 और 20 50, 50 में 2 से भाग देंगे तो यह 25 आ जाएगा, और 40 30 70, 70 में 2 से भाग देंगे तो यह 35 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यह बारंबारता यह होता है, आपका मध्य पद होता है, इन दोनों का गुणा करना है। 5 और 4 का गुणा होगा 5 चौके 20, 15 का 5 में गुणा, यहाँ पे 5 का गुणा 15 में, 15 पचे 75। ठीक है बच्चों, 25 चौके 100। ठीक है, और यहाँ पे अब 7 गुणे 35, तो 7 पचे 35 के 5। ठीक है ना, 7 पचे 35 के 5, 3 हासिल 7 तरीके 21 और 3 24। ठीक है ना, 21 और 3 24। ठीक है, यहाँ पे 245 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। यानी यहाँ से आपको निकालना है सिग्मा fx का मान। सिग्मा fx के लिए इन सभी को ऐड कर लेंगे। 5 और 5 10, 10 के 0 1 हासिल, 7 2 9 और 1 हासिल, 10 और 4 14 के 4 1 हासिल, 2 1 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे सिग्मा f का मान। तो सिग्मा f का मान क्या होगा, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 7 हो जाएगा 20। ठीक है ना, 13 और 7 20। ठीक है, अब आपको कैसे हल करना है, तो यहाँ से माध्य बराबर होता है बच्चों, माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। तो सिग्मा fx की वैल्यू है 440 और सिग्मा f की वैल्यू है 20। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 44 में 2 से भाग दे देंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है ना, 44 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में आपका आया हुआ है 22। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में आपका आया हुआ है 22। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्नों को बच्चों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग होगा या माध्यक वर्ग होगा, दोनों बात एक ही होती है। यहाँ पे वर्ग अंतराल बारंबारता आप देख लीजिए, फिर आपको प्रश्न को हल करके दिखाते हैं कि इसका माध्यिका वर्ग क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 18 को ध्यानपूर्वक एक एक स्टेप को समझिएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पहला जो मान होता है यहाँ पे बारंबारता का, वह वहीं पे लिख देते हैं। अगले मान के लिए जस्ट उसके नीचे वाली वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, यानी 6 और 4 10 हो जाएगा। फिर उसके नीचे वाले को 10 और 10 20 हो जाएगा। फिर उसके नीचे वाले को 20 और 6 26 हो जाएगा। और फिर उसके नीचे वाले को 26 और 4 30 हो जाएगा। यहाँ पे बारंबारता वाले सभी मान को ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो यह 30 आएगा, क्योंकि यह मान ऐड करने पर उतना ही आता है जितना इसका अंतिम मान आता है। यहाँ से बच्चों हम लोगों को निकालना है n/2 का मान, n/2। तो n का मान है 30 और 30 बटे में है 2, भाग देंगे तो यह आपका आ जाएगा 15। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि संचयी बारंबारता में जाना है, और संचयी बारंबारता में देखना है कि n का जो मान हो या तो इसके बराबर हो या जस्ट इससे बड़ा हो। तो जस्ट इससे बड़ा कौन सा है, आप देख रहे हैं कि 20 है, तो इस लाइन के वर्ग अंतराल को देखेंगे बच्चों। तो इस लाइन का वर्ग अंतराल आप देख रहे हैं कि 10 और 15 है, और यही आपका माध्यिका या माध्यक वर्ग कहलाता है। माध्यिका या माध्यक वर्ग कहलाता है। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, माध्यिका या माध्यक वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा 10 15। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा 10 15। ऑप्शन नंबर ए में ही आप देख रहे हैं कि आया हुआ है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19। किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। अधिवर्ष का मतलब होता है बच्चों आपका, जिसे आप क्या कहते हैं, वर्ष दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसमें लीप ईयर जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, लीप ईयर का मतलब जो जिसमें 366 दिन होते हैं, और एक सामान्य वर्ष होता है जिसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है ना, तो अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर, यानी जो साल होता है 366 दिन का होता है। और जब साल 366 दिन का होता है बच्चों, तो उस कंडीशन में क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, फिर आपको प्रायिकता हम बताते हैं। देखिए, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो सप्ताह होते हैं, ठीक है ना, लीप ईयर में जो सप्ताह होते हैं बच्चों, सप्ताह जो होते हैं वह आपके क्या हो जाते हैं, 52 तो पूरे सप्ताह होते हैं, और आपके 2 दिन जो है बच जाते हैं। ठीक है ना, 52 के बाद 2 दिन बच जाते हैं। अब वह 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, वह दिन आपके हो सकता है कि रविवार। देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, रविवार। अब रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार। तो रविवार सोमवार हो सकते हैं, पूरे सप्ताह की बात बता रहा हूँ, यह हो सकता है। या आपका सोमवार मंगलवार हो सकता है, ठीक है ना, सोमवार और मंगलवार हो सकता है। या आपका मंगलवार बुधवार हो सकता है, या आपका बुधवार गुरुवार हो सकता है। ऐसे आप जाएंगे तो फिर लास्ट में आपको क्या मिलेगा, लास्ट में ऐसे आप लिखते जाएंगे तो आपको लास्ट में मिलेगा शनिवार रविवार। क्या मिलेगा, शनिवार रविवार। ठीक है ना, यानी इन 7 दिनों में जो अनुकूल परिणाम है वह 2 आपके दिख रहे हैं। रविवार ही पूछ रहा है, प्रश्न में बोला हुआ है ना रविवार होने की प्रायिकता, तो एक रविवार तो यहां आया और एक रविवार यहां आया, यानी अनुकूल परिणाम हो गए
2 और कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम यानी जब आप यह लिखेंगे तो 7 होंगे, ठीक है ना। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी रविवार होने की, जो प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 7। आपको ऐसे लिखते जाना, देखिए रविवार सोमवार, सोमवार मंगलवार, फिर आपको मंगलवार बुधवार, फिर आपका बुधवार बृहस्पतिवार, फिर आपका बृहस्पतिवार शुक्रवार, और फिर शुक्रवार शनिवार, फिर शनिवार रविवार। तो ऐसे 7 ऐसे पेयर आपके बनेंगे। तो आपकी जो रविवार होने की प्रोबेबिलिटी है 2 है और टोटल प्रोबेबिलिटी 7 है, तो प्रायिकता आपकी हो जाएगी 2/7, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में आपका आया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं कि 2/7 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्नों को बच्चों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20 है और बहुविकल्पी का यह अंतिम प्रश्न है। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। समझिएगा बच्चों कि किसी घटना के निश्चित घटने की प्रायिकता हमेशा जो है 1 होती है। यहाँ पे लिख देते हैं, यह लाइनिंग याद रखिएगा, क्योंकि अगर देखिए किसी घटना, कोई घटना फिक्स है, निश्चित है बिल्कुल, तो निश्चित होने की प्रायिकता आपकी क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि किसी घटना के निश्चित रूप से, किसी घटना के निश्चित घटने की प्रायिकता, क्या होती है, सदैव 1 होती है, ठीक है ना, सदैव 1 होती है। किसी घटना के निश्चित घटने की प्रायिकता सदैव 1 होती है, ठीक है। आई होप कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों समाप्त हुए। आई होप कि प्रत्येक प्रश्न को आप समझ गए होंगे। यहाँ से आपका खंड व वर्णनात्मक प्रश्न चालू होता है और इस भाग में टोटल वर्णनात्मक प्रश्न टोटल 50 अंक के हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर पूरा आपका पेपर हम एक साथ हल करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बाकी के जो बचे हुए पार्ट हैं यहाँ पे, उसको हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे और वहाँ पे पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि प्रत्येक प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एटलीस्ट अपने 2-4 दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि आपका यह जो परिवार है वो आगे बढ़ सके। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम।